रिटायरमेंट, अर्ली रिटायरमेंट, फाइनेंशियल फ्रीडम या अगर हम बात करें फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की, इन्हें अचीव करने के लिए लंबे समय तक डिसिप्लिन तरीके से इन्वेस्ट करना ज़रूरी है। और इस प्रोसेस में कुछ गवर्नमेंट स्कीम्स एंड इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हमारी हेल्प कर सकते हैं। सो आज हम बात करेंगे इन्हीं रिटायरमेंट ऑप्शन से रिलेटेड रिस्क, रिटर्न्स, रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में। फाइनेंशियल प्लानिंग एंड इन्वेस्टमेंट सीरीज में अभी तक हमने कवर किया है इन्फ्लेशन, बजट प्लानिंग, टैक्स प्लानिंग और लिस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस को। इस प्लेलिस्ट का लिंक और आज के टॉपिक से रिलेटेड कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए हम जानते हैं कि कहाँ कहाँ हम अपनी रिटायरमेंट के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। आज के टॉपिक्स में हम कवर करेंगे एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड यानी कि ईपीएफ को, पीपीएफ यानी कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड को, एनपीएस यानी कि नेशनल पेंशन सिस्टम को। इन्हीं इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस को हम डिटेल से समझेंगे और जानेंगे कि उनमें एक्सपेक्टेड रिटर्न्स एंड रिस्क क्या है, मैच्योरिटी पीरियड कितना है और कौन कौन से इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, ताकि आप एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज को कंपेयर कर पाएँ एंड अकॉर्डिंगली आप अपने इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस को चूज़ कर पाएँ। इसके अलावा शॉर्ट में हम कवर करेंगे रिटायरमेंट से रिलेटेड ही कुछ म्यूचुअल फंड स्कीम्स जिन्हें जनरली सॉल्यूशन ओरिएंटेड फंड्स कहा जाता है, और कुछ पेंशन प्लान्स जो अलग अलग कंपनीज ऑर्गेनाइजेशंस प्रोवाइड करती हैं स्पेशली रिटायरमेंट के लिए ही। सेशन के एंड में कुछ यूजफुल टिप्स हम आपसे शेयर करेंगे जो रिटायरमेंट प्लान करने से पहले जानना बहुत ज़रूरी है। एक ज़रूरी डिस्क्लेमर यहाँ पर हम ऐड करना चाहेंगे कि वी आर नॉट सेबी रजिस्टर्ड। तो जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ पर शेयर की जा रही है वो एजुकेशनल पर्पज से है। सो किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करना ज़रूरी है, और कोशिश कीजिए कि खुद भी आप रिसर्च कर पाएँ ताकि अपनी हार्ड अर्न मनी को आप सेफ वे से वाइज डिसीजन के साथ में इन्वेस्ट कर पाएँ। एक कोट यहाँ पर मैं मेंशन करना चाहूँगा, द क्वेश्चन इज नॉट एट व्हाट एज आई वांट टू रिटायर, इट्स एट व्हाट इनकम। सो जब हम रिटायरमेंट की बात करते हैं तो सबसे पहले ज़्यादातर मैंने देखा है कि हम बात करते हैं एज की। अब हम में से कुछ 40 में रिटायर होना चाहते हैं, कुछ 50 या कुछ 60 साल की एज में। एक्चुअली एज से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि कितने कॉर्पस अमाउंट यानी कि कितनी टोटल अमाउंट ऑफ मनी के साथ हम रिटायर होना चाहते हैं। और काफ़ी बार ये जो फिगर है हम एक राउंड फिगर या एक अमाउंट मेंशन कर देते हैं, जैसे कि 50 लाख, 1 करोड़ या 10 करोड़, जो कि सुनने में तो अच्छा लगता है, पर ज़रूरी ये है कि एक रफ एस्टिमेशन देने की बजाय आप खुद से कैलकुलेट करके देखें कि प्रैक्टिकली कितना आप सेव कर सकते हैं और फ्यूचर में आपको अपनी लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए या फिर फाइनेंशियल गोल्स को पूरा करने के लिए कितने रिटायरमेंट फंड की ज़रूरत पड़ेगी। तभी आप प्रॉपरली रिटायरमेंट प्लानिंग कर पाएंगे। रिटायरमेंट प्लानिंग से रिलेटेड इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस में सबसे पहले हम बात करते हैं एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड यानी कि ईपीएफ के बारे में। सबसे पहले क्यों? क्योंकि ये एक ऐसा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है जिसमें हमारे पास ज़्यादा कंट्रोल नहीं रहता है। जैसे कि ईपीएफ, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड, नेम से पता लगता है कि ये एम्प्लॉयज़ के लिए रहता है और ऑटोमेटिकली आपका जो ईपीएफ कंट्रीब्यूशन है वो डिडक्ट होता है आपके एम्प्लॉयर की तरफ से। क्योंकि ये एम्प्लॉयज़ के लिए है तो फ्रीलांसर या सेल्फ एम्प्लॉयड जो हैं वो इनमें कवर नहीं होते, वो बाकी इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस को कंसिडर कर सकते हैं। सो ईपीएफ एक ऐसा रिटायरमेंट बेनिफिट है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो है वो स्पॉन्सर किया जाता है, जिसमें आपकी बेसिक सैलरी प्लस डीएनएस अलाउंस जो है उनको कंबाइन करके जो आपका 12% रहता है वो आपके ईपीएफ से डिडक्ट होता है। और इन रियलिटी देखा जाए तो 12% जो है वो आपका ईपीएफ से डिडक्ट होता है एम्प्लॉयर की तरफ से, और सेम 12% जो है वो एम्प्लॉयज़ की तरफ से भी कंट्रीब्यूशन वहाँ पर रहता है। तो ये ओवरऑल अगर हम देखें 24% जो है वो डिडक्शन आपका ईपीएफ में चला जाता है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ओवरऑल हमें टैक्स का भी बेनिफिट मिलता है। जो एटीसी का डिडक्शन रहता है 1.5 लाख का, उसमें जो भी आपका ईपीएफ का कंट्रीब्यूशन रहता है उसमें वो डिडक्शन काउंट कर लिया जाता है। मैच्योरिटी अमाउंट की बात करें तो वो भी कंप्लीटली टैक्स फ्री रहता है। इसलिए ये जो गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं ईपीएफ, पीपीएफ या फिर एनपीएस, उनमें एक एडिशनल एडवांटेज ये बहुत बड़ा रहता है कि आपका जो अमाउंट है वो टैक्स फ्री रहता है, जिसके बारे में हम थोड़ी सी और डिटेल में बात करेंगे। रिस्क की अगर हम बात करें तो क्योंकि ये गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम है और हमें ऑलरेडी एक फिक्स रिटर्न का आइडिया रहता है जो कि 8 to 9% रहते हैं, सो इसलिए रिस्क को हम लो कंसिडर कर सकते हैं।
लिक्विडिटी की बात करें तो इसकी जो मैच्योरिटी है वो रिटायरमेंट रहती है, विच मीन्स कि 58 ईयर की एज पे आप ईपीएफ को विड्रॉ कर सकते हैं। सो इसलिए इसकी लिक्विडिटी को हम लो मेंशन करेंगे, क्योंकि एक लॉन्ग वेटिंग पीरियड रहता है, जो कि अंडरस्टैंडेबल भी है, क्योंकि ये एक रिटायरमेंट बेनिफिट है। इसके बाद अगर हम बात करें कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स की, तो कब आप ईपीएफ को विड्रॉ कर सकते हैं, जैसा कि हमने बात की कि अपॉन रिटायरमेंट आप कंप्लीट ईपीएफ को विड्रॉ कर सकते हैं, जो कि आपका 58 ईयर एज में रहता है। इसके अलावा अगर आप 2 मंथ या उससे ज़्यादा के टाइम के लिए अनएम्प्लॉयड रहते हैं, तब भी आप अपना कंप्लीट ईपीएफ को विड्रॉ कर सकते हैं। इसके अलावा अनफॉर्चुनेट डेथ अगर होती है सब्सक्राइबर की, अकाउंट होल्डर की, तो आपका कंप्लीट ईपीएफ विड्रॉ हो सकता है। पार्शियल ईपीएफ विड्रॉल की बात करें तो काफ़ी सारे ऐसे रूल्स हैं, जिसमें से कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स को हमने यहाँ पर मेंशन किया है। मेडिकल ट्रीटमेंट्स अगर कुछ सर्टेन डिसीज का रहता है आपके लिए या आपके इमीडिएट फैमिली मेम्बर्स के लिए, तो आप पार्शियल ईपीएफ को विड्रॉ कर सकते हैं। आप अपनी मैरिज या फिर सन, डॉटर, ब्रदर और सिस्टर की मैरिज के लिए पार्शियल ईपीएफ विड्रॉ कर सकते हैं। सेल्फ या चाइल्ड एजुकेशन के लिए भी पार्शियल ईपीएफ को विड्रॉ किया जा सकता है। और अगर आप कोई लैंड परचेज कर रहे हैं, प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं, या फिर हाउस को कंस्ट्रक्ट करवा रहे हैं, या फिर इवन रिनोवेट करवा रहे हैं, तो उसके लिए भी आप पार्शियल ईपीएफ को विड्रॉ कर सकते हैं। रिटर्न्स की अगर हम बात करें तो जैसा कि हमने बात की कि अप्रोक्सीमेटली 8 to 9% के बीच में लास्ट कुछ ईयर्स में ईपीएफ का रिटर्न रहा है। तो यहाँ पर एक क्विक टेबल आपके सामने शेयर की जा रही है, जिसमें हम देख सकते हैं कि करंट ईपीएफ इंटरेस्ट रेट जो है वो है 8.15% फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2022 एंड 23। इससे पहले अगर हम देखें तो 8.70, 8.60, 8.70 तक का ईपीएफ इंटरेस्ट रेट हमें मिलता रहा है। और इवन कुछ ईयर्स में ये काफ़ी हाई भी रहा है। बट ये एक्चुअल में काफ़ी हद तक डिपेंड करता है, गवर्नमेंट हर ईयर जो इंटरेस्ट रेट अनाउंस करती है, प्लस जो इन्फ्लेशन का जो रेट उस टाइम के आसपास चल रहा होता है। इसके बाद एक क्विक कैलकुलेशन से अगर हम देखें तो काफ़ी सारे कैलकुलेटर हमें ऑनलाइन मिल जाते हैं। यहाँ पर ये जो कैलकुलेटर लिया गया है ये ईटी मनी वेबसाइट से लिया गया है, तो वहाँ पर जाकर आप भी चेक कर सकते हैं आपकी मंथली सैलरी क्या है, उसके अकॉर्डिंगली ऑटोमेटिकली ये कैलकुलेट करके आपको बता देगा कि कितना कॉन्ट्रीब्यूशन आपका ईपीएफ में जाता है और कितना मेच्योरिटी अमाउंट आपका जो है रिटायरमेंट एज तक आपको मिल सकता है। सो यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए हमने लिया है 25,000 की बेसिक सैलरी और एज लेट सपोज आपकी 30 ईयर है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारा जो टोटल कंट्रीब्यूशन है वो 13.63 लाख का रहेगा, और जो इसमें इंटरेस्ट हमें टिल द रिटायरमेंट एज मिलेगा वो रहेगा 40.14 लाख, और टोटली मैच्योरिटी अमाउंट जो यहाँ पर हमारे पास रहेगा वो रहेगा 53.77 लाख। सो ये 25,000 की बेसिक सैलरी यहाँ पर एज्यूम की गई है। अगर आपकी सैलरी ज़्यादा है, लेट अस सपोज 50,000, तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं आपका टोटल कंट्रीब्यूशन जो है वो रहेगा 27.27 लाख, और जो आपका टोटल मैच्योरिटी अमाउंट है वो रहेगा 1.08 करोड़। और यहाँ पर अभी तक हमने इंक्रीमेंट को एक्सपेक्ट नहीं किया है, जो कि ऑब्वियसली अगर आप किसी कहीं पर अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कुछ एनुअल इंक्रीमेंट भी रहेगा। तो अकॉर्डिंगली आपका ये जो मंथली सैलरी है और आपका जो कंट्रीब्यूशन है वो ईयरली इंक्रीज होता रहेगा। तो एक सिनेरियो अगर हम एज्यूम करें कि मिनिमम 10% अगर आपका एक्सपेक्टेड इंक्रीमेंट है पर ईयर का, तो उसी मंथली बेसिक सैलरी 50,000 में आपका जो टोटल कंट्रीब्यूशन है वो रहेगा 1.4 करोड़, और आपका टोटल मैच्योरिटी अमाउंट जो है वो रहेगा 3.37 करोड़। सो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि किस तरह से मल्टीफोल्ड रिटर्न्स हमें मिलते हैं जब हम ईपीएफ जैसी स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं। और इसमें सबसे बड़ा रोल जो है वो है नंबर ऑफ ईयर्स का। द पावर ऑफ कंपाउंडिंग आपने सुना होगा, इन्वेस्टमेंट में एक बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है। सो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जितनी जल्दी हम अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग में इन्वेस्ट करना स्टार्ट करें, तो उतना ज़्यादा कंपाउंडिंग का हमें बेनिफिट मिलता है और उतने ही मल्टीफोल्ड रिटर्न्स हमें मिलते हैं। ईपीएफ के बाद हम बात करेंगे पब्लिक प्रोविडेंट फंड की, यानी कि पीपीएफ की। पब्लिक प्रोविडेंट फंड अगेन स्पॉन्सर किया जाता है, प्रोवाइड किया जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। एक स्टेबल रिटर्न यहाँ पर हमें मिलते हैं। अगेन यहाँ पर डिडक्शन अवेलेबल होता है 1.5 लाख तक का 80C सेक्शन में, और मेच्योरिटी अमाउंट जो है अगेन यहाँ पर कंप्लीटली टैक्स फ्री रहता है। यहाँ पर जो रिस्क है अगेन हम लो काउंट करेंगे, क्योंकि एक फिक्स्ड रिटर्न हमें ऑलरेडी पता होता है और वो रिटर्न बहुत ज़्यादा वेरी नहीं करते, तो यहाँ पर रिस्क जो है वो लो एज्यूम कर सकते हैं।
रिटर्न्स की अगर हम बात करें तो लास्ट कुछ सालों का अगर हम रिटर्न देखें तो वो मॉडरेट यानी कि 7 to 8% रहा है। लिक्विडिटी की बात करें तो यहाँ पर हम लो मेंशन करेंगे एज कंपेयर टू पीपीएफ, क्योंकि यहाँ पर 15 ईयर का आपका लॉकिंग पीरियड रहता है। तो 15 ईयर में अगर एक्चुअल में हम देखें तो पीपीएफ जो है वो एग्जैक्टली रिटायरमेंट फंड्स या फिर रिटायरमेंट स्कीम्स की कैटेगरी में हम चाहें तो उसको ना भी रखें, क्योंकि 15 ईयर जो है वो जनरली अगर हम 30 या 25 या 32 ईयर में अगर हम पीपीएफ में कंट्रीब्यूशन स्टार्ट करते हैं तो ऑब्वियसली इसका जो मेच्योरिटी पीरियड है वो काफ़ी पहले हो जाएगा आपकी रिटायरमेंट एज से। बट अगर हम एक दूसरा सिनेरियो देखें कि लेट अस सपोज आप 40-45 ईयर में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो इन दैट केस अगर आपका 15 ईयर का लॉकिंग पीरियड है तो नियर बाई आपकी रिटायरमेंट एज के आसपास इसका जो मेच्योरिटी अमाउंट है वो आपको मिलेगा। तो इन दैट केस आप इसको जो है रिटायरमेंट फंड की तरह भी प्लान कर सकते हैं। पीपीएफ के रूल्स की बात करें तो पीपीएफ अकाउंट आप ऑनलाइन ओपन कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो कंट्रीब्यूशन करते हैं वो हम खुद अपनी चॉइस से करते हैं। और तो हम अकॉर्डिंगली पीपीएफ अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। ये ऑनलाइन ओपन हो सकता है, प्लस आप बैंक में विजिट करके या पोस्ट ऑफिस में विजिट करके भी पीपीएफ अकाउंट को ओपन करवा सकते हैं। हर फाइनेंशियल ईयर में मिनिमम डिपॉजिट जो आपको करना होता है वो होता है 500 रुपीज़ का, सो दैट कि आपका अकाउंट एक्टिव रहे। मैक्सिमम डिपॉजिट जो है वो आप 1.5 लाख का कर सकते हैं, जो कि टोटली टैक्स फ्री भी हो सकता है। बट अगर हम देखें तो जनरली हमारा ईपीएफ भी हमारे एम्प्लॉयर की तरफ से डिडक्ट होता है, प्लस हम कुछ और इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस में भी शायद जो है कंट्रीब्यूशन कर रहे होंगे जो कि टैक्स में हमें बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं। बट जितना भी लेट अस सपोज 25,000 आप पीपीएफ में जो है एनरोल कर रहे हैं, या फिर 50,000 कर रहे हैं, या फिर 75,000 कर रहे हैं, तो वो आपका यहाँ पे 1.5 लाख में काउंट हो जाएगा। इंटरेस्ट रेट की अगर हम बात करें तो वो कैलकुलेट किया जाता है आपका जो मिनिमम बैलेंस है बिटवीन 5th डे ऑफ मंथ, यानी कि जो 5 तारीख है वहां से लेके और मंथ की जो एंड है उसके बीच में आपका मिनिमम बैलेंस कितना रहा है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पे ड्राइव कर सकते हैं कि अगर हम अपने पीपीएफ अकाउंट में अपना कॉन्ट्रीब्यूशन डिपॉजिट करते हैं 5 तारीख से पहले, 5 तारीख से पहले, तो हम उस मंथ के भी जो इंटरेस्ट रेट है वो गेन कर सकते हैं। तो मैक्सिमम गेन के लिए अगर आप प्लान कर रहे हैं तो 5 तारीख से पहले अगर आप पीपीएफ में डिपॉजिट करते जाएंगे तो आपको मैक्सिमम इंटरेस्ट रेट वहां पर मिल जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करें विड्रॉल रूल्स के बारे में, तो कंप्लीट पीपीएफ को आप विड्रॉ कर सकते हैं ऑब्वियसली अपॉन मैच्योरिटी। मैच्योरिटी पीरियड जो है वो आपका है 15 ईयर। यहाँ पर हम एज की बात नहीं कर रहे हैं, ओवरऑल 15 ईयर जो है आप एनरोल रहने चाहिए पीपीएफ में। देन परमानेंट क्लोजर हो सकता है अगर हम बात करें तो सर्टन मेडिकल ट्रीटमेंट्स के लिए या फिर हायर एजुकेशन के लिए अगर आप परस्यू कर रहे हैं आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 5 ईयर, यानी कि मिनिमम अगर 5 साल तक अगर आप पीपीएफ में इन्वेस्टेड हैं तो आप इन पर्टिकुलर सिनेरियो में परमानेंटली पीपीएफ को क्लोज करवा सकते हैं और आपको मैच्योरिटी अमाउंट जो है वो आपका मिल जाएगा। देन अनफॉर्चुनेट डेथ ऑफ अकाउंट होल्डर, अगेन पीपीएफ को विड्रॉ किया जा सकता है। जो भी नॉमिनी होता है वहां पर उनको जो अमाउंट है वो मिल जाता है। पार्शियल पीपीएफ की बात करें तो 50% जो बैलेंस है पीपीएफ का वो आप विड्रॉ कर सकते हैं आफ्टर 6 ईयर्स। एंड जो 10 ईयर की अगर हम बात करें पीपीएफ की तो वो आप 5 साल के ब्लॉक में एक्सटेंड करवा सकते हैं, सो दैट कि अगर आप उसके बाद भी इंटरेस्ट को काउंट करवाना चाहते हैं तो वो इंटरेस्ट आपको मिलता रहेगा। बट कोई भी टैक्स बेनिफिट आई बिलीव कि आपको नहीं मिलेगा अगर आप एक्सटेंड करवाते हैं, तो इसलिए आपके पास वहां पर अगर आप देखें तो पीपीएफ से बेटर इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस भी हो सकते हैं जो आपको ज़्यादा बेटर इंटरेस्ट प्रोवाइड करें। बट अगर आपको लगता है कि आपको सेफ प्ले करना है देन पीपीएफ को भी आप एक्सटेंड कर सकते हैं। लास्ट गवर्नमेंट स्कीम ऑप्शंस की जो हम 3 ऑप्शंस की बात कर रहे हैं उनमें से नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा नेशनल पेंशन सिस्टम। काफ़ी वेबसाइट में इसको नेशनल पेंशन स्कीम भी मेंशन किया जाता है, बट दोनों को हम एक ही मान सकते हैं, इंटरचेंजेबली ये टर्म यूज़ की जाती है। नेशनल पेंशन सिस्टम अगेन एक गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड पेंशन स्कीम है जो अवेलेबल है बोथ सैलरी इंडिविजुअल्स के लिए भी और नॉन सैलरी इंडिविजुअल्स के लिए भी। सो यहाँ पर आप अपना अकाउंट खुद से ओपन कर सकते हैं। और ये एक मार्केट लिंक्ड स्कीम है, ये एक डिफ्रेंशिएशन है इससे पहले वाली जो 2 स्कीम है जिनकी हमने बात की उससे, क्योंकि ये मार्केट लिंक्ड है यानी कि ये इक्विटी यानी कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करती है। सो इसको रन किया जाता है प्रोफेशनल फंड मैनेजर के द्वारा। आफ्टर रिटायरमेंट टोटल जो कॉर्पस है आपका, जो भी मेच्योरिटी अमाउंट आपका रहेगा 60% तक आप उसको विड्रॉ कर सकते हैं।
रिमेनिंग 40% जो है वो आपका एन्युटी प्लान में जाता है, जो कि आपका पेंशन की तरह काम करती है। रिस्क की बात करें तो इसको हम मॉडरेट कैटेगरी में डाल सकते हैं, क्योंकि ये स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्ट करती है, तो ऑब्वियसली स्टॉक मार्केट की फ्लक्चुएशन और वॉलेटिलिटी से ये इम्पेक्टेड रहेगा। तो वहां पर आपके रिटर्न्स शॉर्ट टर्म में स्पेशली काफी ऊपर नीचे हो सकते हैं। इवन शॉर्ट टर्म में आपको नेगेटिव रिटर्न्स भी दिख सकते हैं अगर स्टॉक मार्केट जो है वो डाउन जा रही है। तो रिटर्न्स यहाँ पे हाई एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि स्टॉक मार्केट में अगर इन्वेस्टेड हैं, फंड मैनेजर अगर इसको प्रॉपरली मैनेज कर रहे हैं, तो ज़्यादातर अगर आप देखेंगे तो ईपीएफ पीपीएफ से लॉन्ग टर्म में ये बेटर रिटर्न आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। लिक्विडिटी की बात करें तो इसको हम वेरी लो मेंशन करेंगे, क्योंकि जितने भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस की हम जनरली बात करते हैं तो ये आई बिलीव कि वन ऑफ द हाईएस्ट, और हम कह सकते हैं कि हाईएस्ट लॉकिंग पीरियड इसका रहता है, जो कि होता है रिटायरमेंट एज। और रिटायरमेंट एज में भी यहाँ पर जो एज कंसिडर की जाती है वो रहती है 60 ईयर। सो एनपीएस में एक एडिशनल बेनिफिट जो हमें मिलता है, क्योंकि यहाँ पर हमने देखा कि 60% तक तो हम विड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन रेस्ट 40% के लिए हमें एन्युटी को चूज करना पड़ेगा, यानी कि आपके पास मंथली कुछ एज ए पेंशन की तरह कुछ ना कुछ आता रहेगा। बट स्टिल इसके कुछ एडिशनल एडवांटेज हैं, जिसकी वजह से ये भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, एक इंपॉर्टेंट एसेट एलोकेशन में एक इंपॉर्टेंट फैक्टर हो सकता है एनपीएस को चूज करने का। सबसे बड़ा बेनिफिट इसका एक है कि ये आपको 1.5 लाख की जो आपका डिडक्शन रहता है एटीसी के अंदर, उसके अलावा 50,000 का एडिशनल डिडक्शन प्रोवाइड करता है, विच मीन्स कि आप 1.5 लाख प्लस एटीसीसी डी 1B में 50,000, दोनों को मिला के अगर हम कवर करें तो 2 लाख तक का टैक्स बेनिफिट एंजॉय कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो अगर आप अपने एनपीएस को कॉर्पोरेट सैलरी स्ट्रक्चर का पार्ट बना देते हैं, यानी कि आप अपने सैलरी स्ट्रक्चर से इसको एसोसिएट कर देते हैं, जो कि डिपेंड करता है आपके एम्प्लॉयर के ऊपर, वहां पर ज़्यादातर एम्प्लॉयर जो है ये अलाउ करते हैं, तो आपका एक रेगुलर जो है डिडक्शन है 10%, जो आपका सैलरी का बेसिक प्लस डीए का जो 10% है वो ऑटोमेटिकली एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है एनपीएस में। तो ये जो 2 लाख की हमने बात की, इसके अलावा जितना भी अमाउंट कंट्रीब्यूट किया जाता है एनपीएस कॉर्पोरेट अकाउंट में, तो वो भी आपका टोटल टैक्स फ्री ही होता है। तो ये कुछ एडिशनल टैक्स बेनिफिट आपको एनपीएस प्रोवाइड करता है। इसके बाद अगर हम बात करें तो हम एनपीएस अकाउंट को ओपन करवा सकते हैं ऑनलाइन, या फिर ऑनलाइन जो है ई एनपीएस पोर्टल इसका अवेलेबल है, एनपीएस से आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा, या फिर आप कुछ सर्विस प्रोवाइडर ऑफलाइन अवेलेबल रहते हैं उनको भी आप यूज़ करके एनपीएस अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। बट आई वुड रिकमेंड कि ऑनलाइन जो है वो आपके पास कंप्लीट ट्रैकिंग रहेगी और आप घर बैठे ही इस अकाउंट को ओपन करवा सकते हैं। एनपीएस अकाउंट में एक टायर 1 रहता है जो एक्चुअल में पेंशन अकाउंट रहता है, जिसमें आपका जो भी हमने ये टैक्स बेनिफिट की बात की वो सारा अमाउंट आपका जो है टायर 1 में डिपॉजिट होता है। मिनिमम 1 कंट्रीब्यूशन की रिक्वायरमेंट रहती है, मिनिमम 1000 पर फाइनेंशियल ईयर रिक्वायर्ड होते हैं इस अकाउंट को एक्टिव रखने के लिए। तो अगर आप ये सोचते हैं कि ओके मैं ज़्यादा शायद 2 साल या 4 साल के बाद मैं ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं कर पाऊंगा, तो आप मिनिमम इन्वेस्टमेंट करके भी अपने अकाउंट को एक्टिव रख सकते हैं। मैक्सिमम डिपॉजिट आप 1.50 लाख का कर सकते हैं, 1.5 लाख आई थिंक बेटर टर्म है यहाँ पे अगर हम बोले तो। देन अगर हम बात करें तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रहती है यहाँ नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स के बारे में। एंड देन सेकंड अकाउंट इसके एनपीएस में जो ओपन होता है वो होता है टायर 2 एनपीएस अकाउंट। इसमें कोई मैंडेटरी कंट्रीब्यूशन नहीं होता और ना ही मिनिमम बैलेंस की जरूरत रहती है, बट फिर भी अगर आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तो मिनिमम 250 रुपीज आपको वहां पे कंट्रीब्यूट करने पड़ेंगे। एनपीएस 2 अकाउंट की ज़रूरत क्यों पड़ती है अगर हम कहें तो, क्योंकि ये मैंडेटरी नहीं है तो हम ये नहीं कह सकते कि इसकी ज़रूरत पड़ती है, बट आप ऑप्शनली इसको चूज कर सकते हैं। ये काफ़ी हद तक जो आपके म्यूचुअल फंड्स होते हैं, जब आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं वहां पर भी आपके पास एक फंड मैनेजर होता है, वहां पर आपके पास जिस तरह से शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म गेन्स होते हैं, सेम उसी तरह से आपका टायर 2 जो है वर्क करता है। इसलिए इंपॉर्टेंस है यहाँ पर टायर 1 की। टायर 2 के लिए शायद म्यूचुअल फंड भी हमारे पास एक बेटर ऑप्शन हो सकता है, बट स्टिल हमारे पास ये एक ऑप्शन है अगर आप एसेट एलोकेशन में थोड़ा सा वैरायटी चाहते हैं। तो फॉर एन एग्जांपल टायर 2 में आपके पास जो है कुछ डेट फंड में इन्वेस्ट करने के एक्स्ट्रा ऑप्शंस भी आपको मिल जाते हैं, हालांकि म्यूचुअल फंड में भी ऐसी स्कीम्स रहती हैं। तो एनपीएस अकाउंट में आगे हम बात करेंगे कि एनपीएस में किस तरह के इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल रहते हैं। एनपीएस हमें अलाउ करता है कि हम अपना पेंशन फंड मैनेजर चूज कर सकते हैं। फॉर एन एग्जांपल एचडीएफसी पेंशन मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, एलआईसी पेंशन फंड लिमिटेड है, ये सारे जो फंड मैनेजर हैं इनके लिस्ट आपको एनपीएस की वेबसाइट में मिल जाएगी।
प्लस इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस में आपके पास दो चॉइसेस रहती हैं एसेट एलोकेशन करने के लिए। पहली चॉइस रहती है बाय डिफॉल्ट ऑटो चॉइस। सो एसेट एलोकेशन में ऑटो चॉइस एक डिफॉल्ट ऑप्शन रहता है पैसिव इन्वेस्टर्स के लिए, जो कि ऑटोमेटिकली आपकी मनी को एलोकेट करता है अलग अलग एसेट क्लासेस में। नीचे आप देख सकते हैं एसेट क्लासेस में हमारे पास अवेलेबल रहता है इक्विटी यानी कि स्टॉक मार्केट, देन हमारे पास कॉर्पोरेट डेट, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स रहते हैं जो कि थोड़ा सा सेफ साइड रहते हैं, एक फिक्स रिटर्न हमें प्रोवाइड करते हैं। तो इनका मिक्स जो है वो इन्वेस्टमेंट होता है एनपीएस में। सो ऑटो चॉइस में ये जो इन्वेस्टमेंट का एलोकेशन है वो ऑटोमेटिकली होता है। एक्टिव चॉइस में अगर आप अवेयर हैं कि किस तरह से आपको एलोकेशन करना है तो ये सारा एलोकेशन आप खुद से भी कर सकते हैं। तो एनपीएस के जो रिटर्न हैं उनको हम डायरेक्टली यहाँ पे कैलकुलेट करके नहीं बता सकते, या हम मे बी कोई एक इंडिपेंडेंट और एक सेशन एनपीएस का अलग से रख सकते हैं, उसमें हम कुछ रिटर्न्स की बात कर सकते हैं। बट इन शॉर्ट रिटर्न जो है वो वेरी करते हैं कि आपका एसेट एलोकेशन क्या रहा है। फॉर एन एग्जाम्पल हमने ऑटो चॉइस की बात की एंड हमने बात की कि ऑटो चॉइस में ऑटोमेटिकली जो है आपका एसेट एलोकेशन रहता है, तो उसमें भी पर्टिकुलर 3 कैटेगरीज आपके पास अवेलेबल रहती हैं। आप एग्रेसिव चूज कर सकते हैं। एग्रेसिव कैटेगरी में अगर हम देखें तो 75% जो आपका डिपॉजिट है आपका वो इक्विटी में इन्वेस्ट होता है, विच मीन्स कि ये थोड़ा सा रिस्क भी इसमें हाई रहेगा और रिटर्न भी हाई के चांसेस रहेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली अगर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट होता है तो ये इसके साथ एसोसिएट रहेगा। देन अगर हम बात करें तो मॉडरेट अगर हम चूज करते हैं ऑटो चॉइस के अंदर, देन मैक्सिमम जो है इक्विटी में 50% जा सकता है, तो हमारे पास रिस्क जो है वो भी मॉडरेट रहेगा और रिटर्न भी मॉडरेट रहेगा। देन थर्ड ऑप्शन हमारे पास रहता है कंजर्वेटिव, जिसमें कि मैक्सिमम 25% ही इक्विटी में इन्वेस्ट होगा, बाकी आपका गवर्नमेंट बॉन्ड्स एंड जो डेट्स की हमने बात की उसमें इन्वेस्टेड रहेगा, विच मीन्स कि आपको ज्यादातर एक फिक्स रिटर्न के आसपास का रिटर्न मिलेगा, बट एग्जैक्ट फिक्स नहीं मिल सकता क्योंकि 25% इक्विटी में है और इक्विटी यानी कि स्टॉक मार्केट में हम रिटर्न को एग्जैक्टली प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। सो यहाँ पर हमारे पास रिस्क लो रहेगा क्योंकि सिर्फ 25% ही इक्विटी में इन्वेस्टेड है और रिटर्न भी जो है हम उसको लो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो ये हमने बात की यहाँ पर एनपीएस रिटर्न्स के बारे में। इन 3 गवर्नमेंट स्कीम्स के अलावा भी हमारे पास कुछ और ऑप्शंस अवेलेबल रहते हैं जिसको हम रिटायरमेंट के लिए चूज कर सकते हैं। उसमें से सबसे पहले हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड्स की। तो म्यूचुअल फंड्स में एक पर्टिकुलर कैटेगरी रहती है सॉल्यूशन ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स की, कभी कभी इसको सॉल्यूशन ओरिएंटेड फंड्स भी कह दिया जाता है। सो ये फंड्स आपको हेल्प करते हैं पर्टिकुलरली फाइनेंशियल गोल्स को मीट करने के लिए, जैसे कि रिटायरमेंट, चाइल्ड एजुकेशन और मैरिज। तो यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट की जाती है वो ज़्यादातर ऑब्वियसली ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस, ऐसी कंपनीज में की जाती है स्टॉक मार्केट में, जो कि लॉन्ग टर्म टाइम होराइजन को देखते हुए, फ्यूचर को प्रिडिक्ट करते हुए किया जाता है। तो इसलिए बेटर है कि म्यूचुअल फंड में अगर आप नॉर्मली शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो हमारे पास बहुत सारे फंड अवेलेबल हैं। यहाँ पर सोल्यूशन ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड में आपके पास जो है वो एक लॉकिंग पीरियड भी रहेगा, क्योंकि ये एज्यूम किया जाता है कि आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं। सो इसमें 2 कैटेगरी के म्यूचुअल फंड अवेलेबल रहते हैं। पहली कैटेगरी जो है वो है सोल्यूशन ओरिएंटेड फंड में रिटायरमेंट फंड की, जिसका लॉकिंग पीरियड 5 ईयर का रहता है और रिटायरमेंट एज तक भी, अगर रिटायरमेंट एज आपकी पहले हो जाती है तो आप उसको विड्रॉ कर सकते हैं। चिल्ड्रन एजुकेशन फंड में जो है चिल्ड्रन फंड में अगर हम बात करें तो लॉकिंग पीरियड अगेन 5 ईयर का रहता है और जब आपका चाइल्ड जो है वो 18 ईयर की एज गेट कर लेते हैं तो आप उसको विड्रॉ कर सकते हैं। अगर हम बात करें तो सोल्यूशन ओरिएंटेड फंड्स कौन कौन से अवेलेबल हैं, काफ़ी सारी वेबसाइट्स आपको प्रोवाइड करती हैं ये कैटेगराइजेशन। ट्रेंड लाइन एक वेबसाइट है जिसको मैं काफ़ी फॉलो करता हूँ, ग्रो एक वेबसाइट है जिसमें काफ़ी अच्छे से कैटेगराइजेशन किया जाता है। तो अगर आप देखें तो यहाँ पर एक्सप्लोर में जाकर एंड म्यूचुअल फंड्स में जाके लेफ्ट साइड में देख सकते हैं, तो यहाँ पर आपको सोल्यूशन ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स जो है वो कैटेगरी आपको विजिबल रहेगी। इसके अंदर ये 2 कैटेगरीज अवेलेबल हैं हमारी। इसमें आप देख सकते हैं कि एचडीएफसी, एसबीआई, एलआईसी, काफ़ी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो म्यूचुअल फंड इस कैटेगरी में ऑफर करती हैं। देन अगर हम बात करें तो कुछ रिटायरमेंट प्लान्स एंड पेंशन प्लान्स अवेलेबल हैं, ये भी काफ़ी सारी कंपनीज हैं जो कि प्रोवाइड करती हैं और ज़्यादातर जो प्लान्स हैं वो मार्केट लिंक्ड ही रहते हैं, अगेन स्टॉक मार्केट में वो आपकी मनी को इन्वेस्ट करती हैं। बट कुछ प्लान्स ऐसे भी रहते हैं जो कि 100% गारंटीड रिटर्न प्लान आपको ऑफर करते हैं और कुछ एन्युटी यानी कि पेंशन से रिलेटेड प्लान्स भी रहते हैं। देन अगर हम चाहें तो इन सारे फंड्स को कंपेयर कर सकते हैं। काफ़ी सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं, बट एक जो मुझे काफ़ी बेटर लगता है, पॉलिसी बाजार में आप इन सारे फंड्स को कंपेयर कर सकते हैं। ना सिर्फ इन पेंशन प्लान्स को आप कंपेयर कर सकते हैं बल्कि इनको आप एनपीएस, ईपीएफ और जो म्यूचुअल फंड्स हैं उनके रिटर्न्स के साथ भी आप कंपेयर कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ म्यूचुअल फंड्स हम देख सकते हैं, टाटा एआई,
ए या फिर HDFC लाइफ, मैक्स लाइफ, ये सभी कुछ पेंशन फंड्स जो हैं वो प्रोवाइड करते हैं। एक बिग पिक्चर के लिए अगर आप देखना चाहें तो पॉलिसी बाजार या फिर एग्जैक्टली इन वेबसाइट्स में जाके इन रिटायरमेंट प्लान्स के बारे में आप रीड कर सकते हैं। देन अगर हम क्विकली बात करें कि कितनी मनी हमें रिटायरमेंट के लिए चाहिए, इसके लिए हमें 3 चीज़ें कैलकुलेट करना ज़रूरी है। अब हम बात कर रहे हैं उन हेल्पफुल टिप्स की जिसके बारे में हमने बात की थी, तो हम सेशन के ऑलमोस्ट एंड पे हैं। तो सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना ज़रूरी है कि हमारे फ्यूचर एक्सपेंसेस क्या रहेंगे, हमारा लाइफस्टाइल क्या रहेगा, क्या चिल्ड्रन की एजुकेशन या मैरिज भी हमारे रिटायरमेंट के आसपास आ रही है। देन हमें कंसिडर करना है इन्फ्लेशन का रेट अभी 5 से 7% रहा है लास्ट कुछ सालों में, तो उसके अकॉर्डिंगली महंगाई भी आपकी बढ़ेगी। तो जो खर्चे आपके अभी हैं, ऑब्वियसली आज से 20 साल बाद या 25 साल बाद जब आपकी रिटायरमेंट की एज होगी तो वो खर्चे ज़्यादा होंगे, तो उसको भी आपको कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट चीज जो हम काफी बार बात ही नहीं करते हैं वो है लाइफ एक्सपेक्टेंसी। हम अपने माइंड में एक रफ फिगर बना लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम सोचते हैं कि ओके तब तक हम रहेंगे, तब तक हमें देखना है कि कितने फंड की हमें ज़रूरत है। बट एक्चुअल में अगर हम देखें, जैसे ही आप लाइफ एक्सपेक्टेंसी इन इंडिया सर्च करेंगे कि इंडिया में अभी 2023 में लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो 70 ईयर की है। तो अब अगर आपका लाइफस्टाइल ऑन एन एवरेज पीपल से बेटर है, आप बेटर एरिया में रहते हैं, आपके पास मेडिकल इंश्योरेंस ये सब कुछ बेनिफिट्स अगर अवेलेबल हैं, तो ऑब्वियसली आप इसमें अपना एडिशनल एज जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं एंड अकॉर्डिंगली आप प्लान कर सकते हैं कि कितनी मनी की आपको ज़रूरत रहेगी रिटायरमेंट के टाइम पे। लास्ट में हम बात करेंगे कुछ ऐसे टिप्स की जो कि रिटायरमेंट प्लानिंग करने से पहले आपको समझना ज़रूरी है। सबसे पहले तो हैव ए टर्म इंश्योरेंस। एक टर्म इंश्योरेंस जो है वो ज़रूरी है अगर आपकी फैमिली आप पर डिपेंडेंट है और आप पर कोई लोन है, सो दैट कि अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट के केस में आपके जो फैमिली डिपेंडेंट है उनके ऊपर ज़्यादा बर्डन ना आए। देन हेल्थ इंश्योरेंस अगेन इम्पोर्टेंट है रिटायरमेंट प्लानिंग से पहले समझना कि अगर आप पहले रिटायरमेंट प्लानिंग करते हैं और अनफॉर्चुनेटली हेल्थ से रिलेटेड कुछ कॉस्ट आपके सामने अगर आ जाती हैं तो आपको रिटायरमेंट प्लानिंग की इन्वेस्टमेंट को इम्पैक्ट कर सकती हैं, तो एक हेल्थ इंश्योरेंस भी होना काफ़ी ज़रूरी है। देन डिसिप्लिन इन्वेस्टमेंट अप्रोच को लेना बहुत ज़रूरी है। सो जिसके लिए म्यूचुअल फंड में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो सिप जो है सिस्टमेटिक अप्रोच आपको हेल्प करती है डिसिप्लिन वे से इन्वेस्ट करने में। प्लस एनपीएस का जो कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर है, कॉर्पोरेट अगर आप चूज़ करते हैं जिसमें हमने बात की कि ऑटोमेटिकली डिडक्शन होता है एम्प्लॉयर की तरफ से, तो वो भी आपको एक डिसिप्लिन मेंटेन करने में आपकी हेल्प करेगा अगर आप खुद से डिसिप्लिन वे में इन्वेस्ट नहीं कर सकते। तो अगर आप खुद से डिसिप्लिन फॉलो कर सकते हैं देन ऑब्वियसली आपके पास सॉल्यूशन ओरिएंटेड फंड्स भी अवेलेबल हैं, आपके पास इवन अगर हम बात करें तो पीपीएफ का ऑप्शन भी अवेलेबल है। इसके अलावा एसेट एलोकेशन को समझना ज़रूरी है, जिसकी बात हम किसी एक अलग सेशन में करेंगे कि सारा अमाउंट आपका एक ही तरह की स्कीम में इन्वेस्टेड नहीं होना चाहिए, अदरवाइज वो काफ़ी रिस्की हो सकता है। इसके बाद लास्ट पॉइंट पे हम अगर बात करें तो आपको एज के साथ साथ अपना जो एलोकेशन है वो इक्विटी से डेट में शिफ्ट करना चाहिए, क्योंकि इक्विटी में थोड़ा सा रिस्क ज़्यादा रहता है। जैसे जैसे आपका गोल या आपकी रिटायरमेंट एज क्लोज आती जाती है वैसे वैसे आपका जो एलोकेशन है वो डेट में ज़्यादा हो जाना चाहिए, सो दैट कि आप रिस्क फ्री मैच्योरिटी अमाउंट के साथ रिटायरमेंट प्लान कर पाए। जो एनपीएस ऑटो चॉइस की हमने बात की थी उसमें भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि वो ऑटोमेटिकली आपकी एज के साथ साथ ज़्यादातर इक्विटी से शिफ्ट करता जाता है डेट में। फॉर एन एग्जाम्पल हो सकता है कि 35 ईयर की एज तक जो 75% है एग्रेसिव की कैटेगरी में वो आपका इक्विटी में इन्वेस्टेड है, बट जैसे जैसे 36, 37, 38 और 60 ईयर की एज तक आपका आएगा तब तक आपका मैक्सिमम अमाउंट जो है वो डेट की कैटेगरी में जा चुका होगा, सो दैट कि आपके रिटायरमेंट के एंड के आसपास अगर इक्विटी यानी कि स्टॉक मार्केट में कुछ वॉलेटिलिटी रहती है तो आपका फंड उससे इंपैक्टेड ना रहे। सो दोस्तों ये था हमारा आज का सेशन। अगर आपके पास भी रिटायरमेंट प्लानिंग से रिलेटेड कोई फीडबैक या क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। फाइनेंशियल प्लानिंग एंड इन्वेस्टमेंट सीरीज में आगे के एपिसोड्स में हम बात करेंगे कुछ पॉपुलर यूट्यूब चैनल्स एंड वेबसाइट्स की, एसेट एलोकेशन की, म्यूचुअल फंड एंड स्टॉक्स इन्वेस्टमेंट की, जो आपको फाइनेंशियल प्लानिंग एंड इन्वेस्टमेंट जर्नी में आपकी हेल्प कर सकते हैं। रिटायरमेंट प्लानिंग से रिलेटेड अपडेटेड इन्फॉर्मेशन एंड कुछ यूजफुल लिंक्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।